देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मझौली का रहने वाला हूं। मेरी उम्र इस वक्त 23 साल है और मुझे एडवेंचर वाली जगहों पर घूमने का बचपन से बहुत शौक है। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने जंगल में कैंप लगाने की योजना बनाई थी। ये रोमांचक सफ़र कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला था। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मध्य प्रदेश के जंगल में कैंपिंग करने की सारी तैयारियां कर ली थी और मेरे एक दोस्त के फूफा का मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट एरिया से कुछ ही दूरी पर घर था। अब हम अगले ही दिन अपनी कार से उस फॉरेस्ट की ओर निकलने वाले थे और अब हम अपनी अपनी ज़रूरत के सामान पैक करने लगे। और अब वो वक्त भी आ गया जब हम अपने एक रोमांचक सफ़र की ओर बढ़ने जा रहे थे। अगली सुबह के 9 बज रहे थे जब शिवम और मेरे कुछ दोस्त अपनी कार से मेरे घर के बाहर हॉर्न बजाए जा रहे थे और मैं भी अपनी कुछ ज़रूरत के सामान लेकर अपने घर से निकल ही रहा था कि तभी मेरी दादी ने मेरे हाथ में एक लोहबान की छोटी पुड़िया पकड़ाते हुए बोला, बेटा इसे तुम सोने से पहले अपने बिस्तर के बगल में जला देना, ये तुम्हारी बुरी शक्तियों से रक्षा करेगी। मैंने उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उनका मन रखने के लिए उनके हाथ से मैंने वो लोबान ले लिया और मैं अपना सामान लेकर कार में जाकर बैठ गया। मझौली से मध्य प्रदेश का वो फॉरेस्ट इलाका लगभग 6 से 7 घंटे की दूरी पर था। अब हमारी यात्रा भी शुरू हो गई थी, पर शिवम ड्राइव कर रहा था और अंशु उसके बगल की सीट पर बैठा हुआ था। अनिकेश और मैं पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। भोजपुरी गानों का लुत्फ उठाते हुए हम पूरी मस्ती से आगे बढ़ रहे थे। एक खौफनाक खतरे से अनजान शिवम ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी की टंकी फुल कर ली कि कहीं रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। अब हमें गाड़ी चलाते हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था, लेकिन हम अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे थे। अब शाम के तकरीबन 4 बजने को आए थे और सुबह से गाड़ी में बैठे बैठे हम सब उब चुके थे। मैंने शिवम से कहा, भाई किसी ढाबे पर गाड़ी रोकना, बहुत भूख लगी है यार, और थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे जिससे हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मेरे सभी दोस्त मेरी बातों से पूरी तरह सहमत थे और तभी हम एक छोटे से ढाबे पर रुक गए और हमने खाना पीना किया और कुछ देर आराम करने के बाद हम एक बार फिर अपनी गाड़ी में आकर बैठे और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगे। शाम के तकरीबन 5 बजने को आए थे और हमारी मंजिल अब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी। शाम होने को आई थी और हमारी गाड़ी अब मध्य प्रदेश के जंगली रोड से होकर गुजर रही थी। रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ थी। शाम का वक्त था और शाम के वक्त ही वो रोड पूरी तरह से खाली और सुनसान था कि तभी अचानक ही किसी आदमी की एक जोरदार चीख ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो आवाज़ जंगल के बीच से आई थी और फिर एकदम से खामोश हो गई। अभी तक हम गाने गुनगुनाते हुए आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे और अब सारे दोस्तों के चेहरे पर डर का एक एहसास साफ साफ झलक रहा था। तभी मैंने अनिकेश से पूछा, अनिकेश यहाँ तुम्हारे फूफा जी का घर है ना, और तुम पहले भी यहाँ पर रह चुके हो, तो इस चीख के बारे में तुम्हें कुछ पता है? वो चीख सुनकर अनिकेश पूरी तरह से डरा हुआ था। अनिकेश ने कांपती हुई डरी आवाज़ में मुझसे कहा, यार मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और मुझे आए हुए भी काफ़ी वक्त हो गया है। जब मैं छोटा था तो यहाँ लोगों में वेंडिगो नाम के एक राक्षस की कहानियाँ बहुत प्रचलित थी। दोस्तों, अब हम सभी अनिकेश की बात सुनकर उसकी बातों में काफ़ी रुचि लेने लगे और वेंडिगो नाम के उस राक्षस के बारे में जानने की हमारी उत्सुकता और भी बढ़ गई। तभी मैंने अनिकेश से कहा, और क्या जानता है तू उस राक्षस के बारे में? अब अनिकेश को उस वेंडिगो के बारे में जितना पता था तो वो हमें विस्तार से बताने लगा। अनिकेश ने कहा, वेंडिगो का चेहरा बकरे के जैसा होता है और उसके सिर पर 2 नुकीले सींग और उसके दांत भेड़ों के समान आगे की ओर निकले होते हैं और उसकी लंबाई 10 से 12 फीट की होती है। अनिकेश के मुंह से उस वेंडिगो के बारे में इतना सुनकर अब हम सभी के अंदर एक ही सवाल चल रहा था कि वो वेंडिगो क्या अब भी है यहाँ पर या फिर नहीं। अगर वो है तो कहाँ रहता है? अनिकेश ने बताया कि जैसा कि मैंने सुना है वो जंगली इलाकों में जहाँ झील, नदियाँ और झरने होते हैं वहीं उस वेंडिगो का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन अब उस वेंडिगो के देखे जाने के किस्से बहुत ही कम सुनाई देते हैं कि तभी शिवम जो गाड़ी चला रहा था उसने एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। तभी हम सबकी नज़र सामने रोड पर गई तो हमने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उस रोड पर गिरा हुआ था
जिसकी वजह से गाड़ी के साथ आगे हम नहीं जा सकते थे कि तभी अनिकेश ने हम सबको एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए बताया कि ये रास्ता मेरे हिसाब से मेरे फूफा जी के घर जाएगा। तो मैंने अनिकेश को टोकते हुए कहा, तुझे याद तो है ना कि ये रास्ता सही है, क्योंकि वो कच्ची सड़क थी जो जंगल के बीच से होकर जा रही थी, जिसे देखकर हमें भी थोड़ा उस रोड पे डाउट हुआ, क्योंकि हम तो उस रास्ते से कभी नहीं गए थे। सिर्फ अनिकेश ही यहाँ पर रह चुका था। हम अनिकेश की बात मानकर उस कच्ची सड़क से आगे बढ़ने लगे और हम जैसे जैसे उस रोड पर आगे बढ़ रहे थे तो हमारी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो रही थी कि तभी अचानक एक बहुत ही भारी और अजीब सी आवाज़ उस जंगल के बीच से आई, जो ना तो किसी इंसान की लग रही थी और ना ही किसी जानवर की। मैंने आज तक कभी वैसी भयानक आवाज़ नहीं सुनी थी। वो सुनने के बाद हमने सारे शीशों को ऊपर चढ़ा लिया और शिवम भी अब गाड़ी पूरी रफ्तार से भगाने लगा। एक तरफ से कहा जाए तो हम सभी अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन हम एक दूसरे से अपने डर का एहसास छुपा रहे थे ताकि हमारी हिम्मत कमज़ोर न पड़े। तभी हमारी नज़र उस कच्ची सड़क के सामने की ओर पड़ी तो हमने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक हाईवे था और शिवम ने गाड़ी उस हाईवे पर एकदम से मोड़ ली। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर हमें उस हाईवे के किनारे एक घर दिखाई दे रहा था। तभी अनिकेश ने बताया कि वही उसके फूफा का घर है। शिवम ने कार को उस घर के बगल में लगा दिया और जब हमने बैल बजाई तो अनिकेश के फूफा जी बाहर आए। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे, जिस वजह से हमने आज की कैंपिंग का प्लान कैंसिल कर दिया और हमने निर्णय किया कि हम अगली सुबह एक अच्छी सी जगह देखकर अपना कैंप लगाएंगे। अब हम घर के अंदर गए तो हमने देखा कि अनिकेश के फूफा और बुआ ही बस उस घर में रहते थे। मैंने अनिकेश से पूछा, भाई तेरे फूफा का लड़का नहीं है क्या? मेरी बात पर अनिकेश ने ना में जवाब दिया कि तभी अनिकेश की बुआ की आवाज़ आई, बेटा खाना खा लो सब लोग। और फिर उसके बाद हम सभी खाना खाने चले गए। खाना वाना करने के बाद हम सभी लोग और अनिकेश की बुआ और उसके फूफा हम सब छत पे थोड़ी देर जंगल से आ रही ताज़ी हवा का लुत्फ़ उठाने चले गए। अभी रात के 9 बज रहे थे और हमारे बीच बातें होनी शुरू हो गई कि तभी बातों ही बातों में हमने वेंडिगो के बारे में अनिकेश की बुआ और फूफा जी से पूछना शुरू कर दिया। तो उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि ये सब राक्षस भूत प्रेत ये पहले के ज़माने में हुआ करते थे। और वेंडिगो के बारे में बताते हुए अनिकेश के फूफा ने कहा कि ये एक नरभक्षी ताकतवर श्रापित दानव हुआ करते थे। उनकी बात सुनकर मैंने अनिकेश के फूफा से पूछा, इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? और ये इतने ताकतवर थे तो उन्हें मारा कैसे जाता था? मेरी बात पर अनिकेश के फूफा ने मुझे जवाब देते हुए कहा, इन्हें मारना बहुत ही कठिन था। ये आग से बहुत ही ज़्यादा डरते थे, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि कोई भी इंसान इन्हें मारता था, अगर उस वेंडिगो राक्षस के मरते वक्त उनकी आंखों में देख लेता था तो वो राक्षस उस इंसान के अंदर पुनर्जीवित हो जाता था। इतना कहने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि अब काफ़ी रात हो गई है, जाओ अब तुम लोग सो जाओ। कि अंशु जो तब से सब कुछ गौर से सुन रहा था, उसने बीच में टोकते हुए कहा, हम सब इस रास्ते से आ रहे थे तो हमें एक अजीब सी बहुत ही भयानक आवाज़ जंगल के बीच से सुनाई दी। क्या आपको कुछ पता है इस बारे में? अंशु की बात का जवाब देते हुए अनिकेश के फूफा ने कहा कि अरे कोई जंगली जानवर की आवाज़ होगी, यहाँ हम वर्षों से रह रहे हैं, ये सब आवाज़ें सुनाई देनी आम बात है। रात काफ़ी हो गई है, आप नीचे आके सो जाइए। और इतना कहकर अनिकेश के बुआ और फूफा सोने चले गए। लेकिन अब हम उस वेंडिगो के बारे में सोच रहे थे कि तभी अनिकेश ने हमें नीचे सोने चलने को कहा और हम भी सोने चले गए। और फिर बिस्तर पे जाते ही कब मेरी आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। फिर कुछ घंटों के बाद मेरी एकदम से नींद खुली तो मैंने देखा कि तो अब रात के 3 बज रहे थे। मैं टॉयलेट करने घर की गेट खोलकर बाहर निकला तो मैं अभी भी थोड़ी नींद में ही था। मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी अचानक ही अनिकेश की बुआ और उसके फूफा दौड़कर बाहर आ गए और मैं उनकी तरफ बढ़ा ही था कि वो मुझ पर भड़क उठे। उन्होंने मुझे डांटते हुए थोड़ा ज़ोर से बोला, बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ रात में कोई बाहर नहीं निकलता, जाओ सो जाओ। इतना सुनने के बाद मैं बिना कुछ कहे सोने चला गया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो सुबह के तकरीबन 8 बज रहे थे। हम सभी ने नाश्ता किया और जंगल की ओर अपनी कैंपिंग के लिए जगह देखने जाने लगे। हरा भरा जंगल जो दिखने में एकदम खूबसूरत लग रहा था। हम उस जंगल के थोड़े अंदर तक चले गए कि तभी हमें एक पानी के झरने की आवाज़ सुनाई दी। और अब हमने ये डिसीजन ले लिया था कि हम यहीं आज रात को कैंप लगाएंगे। और हम कुछ देर के बाद
घर की ओर लौट आए। अब हमें एक अच्छी लोकेशन मिल गई थी कैंप लगाने के लिए। और जब हम अपना कैंपिंग का सामान घर से पैक करके जाने लगे थे तो अनिकेश के फूफा ने हमें टोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अनिकेश के फूफा की बात सुनकर अनिकेश ने बताया कि हम जंगल में आज रात को कैंप लगाने जा रहे थे। लेकिन अनिकेश की बात पर अनिकेश के फूफा एकदम से भड़क उठे। उन्होंने हमें जंगल में रुकने से सख्त मना कर दिया। लेकिन हम चारों दोस्त आए ही थे जंगल में कैंपिंग करने के लिए। हमने अनिकेश के फूफा को बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके वो हमें कैंपिंग के लिए तैयार हुए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर कोई बात हुई तो हम तुरंत उनके पास फ़ोन करेंगे और हम लोग कैंप के पास आग जलाए रखेंगे। हम उनकी बात सुनने के बाद अब हम जंगल की ओर अपना सामान लेकर बढ़ने लगे और हम उसी जगह पर कैंपिंग करने की सारी तैयारियां करने लगे जहां की हम पहले लोकेशन देख कर गए थे। अनिकेश और अंशु कैंप लगा रहे थे। शिवम और मैं आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। फिर शाम के तकरीबन 6 बजे तक हमने एक अच्छी कैंप लगा दी थी। और जैसा कि अनिकेश के फूफा ने कहा था तो मैंने कुछ लकड़ी को भी जला दिया ताकि कोई जानवर ना आए। हम लोग अब उस झरने में नहाने चले गए। हम काफ़ी मौज मस्ती कर रहे थे और हम अब शाम के 7 बजे तक अपने अपने टेंट में चले गए। अनिकेश और अंशु एक साथ में थे और मैं और शिवम। अब जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था तो वैसे उस जंगल से जंगली जानवरों की अजीब सी आवाज़ें आने लगी। लेकिन जंगल में ये सब आवाज़ें आने आम बात है। हमने उन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब रात ज़्यादा हो गई थी तो शिवम अब मेरे बगल में सो गया था। मैंने टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने अपने जंगल के कैंप में सो रहे अंशु और अनिकेश को आवाज़ लगाई, अंशु अनिकेश सो गए क्या तुम लोग? पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं भी अब सोने की कोशिश करने लगा कि तभी एक खौफनाक चीख जंगल में गूंज उठी। वो चीख सुनकर शिवम भी उठ गया। मैं और शिवम ये देखने के लिए कैंप से बाहर निकले ताकि ये जान सके कि वो चीख किसकी थी। अब हम दोनों जैसे अपने कैंप से बाहर निकले तो हमने देखा कि कैंप के बाहर चल रही वो आग बुझ चुकी थी। और जैसे हम अंशु के कैंप में गए तो हमने देखा कि अंशु और अनिकेश दोनों ही अपने कैंप में नहीं थे। मैंने देखा तो अनिकेश के बैग में कुछ चीज़ चल रही बल्ब की रोशनी में चमक रही थी। और जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो एक चाकू था कि तभी अचानक ही एक बार फिर वही चीख हमें सुनाई दी जो कि कुछ देर पहले सुनाई दी थी। हमने गौर किया तो वो चीख अनिकेश की थी। मैंने शिवम को वो चाकू पकड़ा दिया और मैं अपने हाथ में लैंप लेकर हम उसी आवाज़ की ओर भागने लगे कि तभी एक गोली चलने की आवाज़ उसी जगह से सुनाई दी। इससे कंफर्म हो गया कि अनिकेश और अंशु एक साथ ही हैं, क्योंकि अंशु के पास एक रिवॉल्वर थी। और भागते भागते हम उसी जगह पर पहुंचे जहां से हमें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। दोस्तों, वो दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर देखकर हम दोनों डर से कांप उठे। हमने देखा कि एक 10 फीट की लंबाई वाला कोई भयानक सा दिखने वाला जीव अनिकेश को घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर जा रहा था और अंशु उसके ऊपर अपने रिवॉल्वर से लगातार फायरिंग किए जा रहा था। लेकिन उसकी गोलियों का उस राक्षस पे कोई असर नहीं हो रहा था। उस खौफनाक जानवर को देखने के बाद मुझे ये समझने में देरी नहीं लगी कि ये वेंडिगो ही था। मैंने तुरंत ही अनिकेश के फूफा के पास फ़ोन किया और मैंने ये सारी बात अनिकेश के फूफा को बताई। मेरी बात सुनकर अनिकेश के फूफा ने मुझसे कहा कि मैंने अनिकेश को एक खंजर दिया था, तुम लोग कैसे भी उस खंजर से एक बार उस वेंडिगो को चोट पहुंचा देना। उस खंजर से चोट लगने के बाद वो अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि उसे श्राप मिला है कि उसे चांदी के खंजर से चोट लगने के बाद वो कुछ दिनों तक दिखेगा नहीं। और तुम लोग एक साथ रहना, मैं कुछ लोगों के साथ अभी आता हूँ। दोस्तों, इतना कहकर अनिकेश के फूफा ने फ़ोन काट दिया और हम तीनों उस राक्षस के पीछे भागने लगे, क्योंकि वो वेंडिगो अनिकेश को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। फिर कुछ देर तक उस वेंडिगो के पीछे दौड़ने के बाद पूरा जंगल शांत पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो कि तभी भारी कदमों की आवाज़ें मेरे पीछे से आई। अंशु और शिवम मुझसे कुछ ही दूरी पर दोनों तरफ खड़े थे कि तभी अचानक से वो वेंडिगो मेरा पैर पकड़कर मुझे पीछे से घसीटने लगा। मैं जोर से चीख पड़ा। मेरी आवाज़ सुनकर अंशु और शिवम मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस दानव ने मुझे घसीटते हुए एक सुनसान जंगल पर ले जाकर छोड़ दिया। मेरे बगल में अनिकेश बेहोश पड़ा था। मैं भी अब दर्द से करा रहा था। तो मैंने देखा तो मेरा पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था कि तभी वो वेंडिगो अब मेरी ओर बड़ी हैवानियत से
बढ़े जा रहा था। दरअसल मैंने अपनी जीने की इच्छा खो दी थी और अब वो वेंडिगो मेरी गर्दन की ओर झुका ही था कि अचानक ही वो वेंडिगो रात के अंधेरे में कहीं अदृश्य हो गया। तो मैंने देखा कि पीछे शिवम उस खंजर के साथ खड़ा था और तब अनिकेत के फूफा भी आ चुके थे। चोट लगने की वजह से मेरे पैर से काफ़ी खून निकल चुका था और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया और अनिकेत के कुछ टाँके लग रहे थे क्योंकि उस वेंडिगो के हमले से अनिकेत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि अनिकेत खतरे से बाहर है और फिर कुछ ही दिनों के बाद हम सभी सही सलामत अपने घर लौट आए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।